नमस्कार। हम हैं भास्कर मिश्र। आप देख रहे हैं सीजीवाल खुली बात। साथियों, हमारे देश में एक महाकवि हुआ करते थे जिनका नाम घाघ है। उन्होंने जो कुछ लिखा, चौपाइयाँ लिखी, दोहे लिखे, उनकी सारी सारी चौपाइयाँ और दोहे समाज में ऐसे घुले कि वो मुहावरे बन गए। उनमें से मुझे आज एक मुहावरा याद आता है, बाढ़े पूत पिता के धर में, खेती उपजे अपने कर में। यदि पिता ने अपने बच्चों को संस्कार दिए हैं तो निश्चिंत रहिए, वो संस्कार सिर चढ़ के बोलते हैं। लेकिन बेटा को कर्म करना ही पड़ेगा आगे जाने के लिए। हमें याद है बिलासपुर के एक ऐसे ही नेता हैं, बहुत कद्दावर, प्रदेश के बहुत बड़े नेता, भारतीय जनता पार्टी के श्री अमर अग्रवाल। अमर अग्रवाल अपने आप में एक पहचान है, छत्तीसगढ़ में बिलासपुर की एक आइडेंटिटी है। स्वर्गीय लखीराम अग्रवाल के सुपुत्र अमर अग्रवाल के बारे में ये कहा जाता है कि वो जो तय करते हैं, जो निश्चित करते हैं, जो तय कर लिए वही उनको करना है, और उन्होंने नगर विकास के लिए बहुत कुछ काम किए। तो बातें ज़्यादा ना हो, आइए हम उन्हीं से रूबरू होते हैं। अमर जी नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद। इस समय आप बहुत व्यस्त हैं, मरवाही का प्रभार मिला हुआ है आपको। आप कहाँ पाते हैं भारतीय जनता पार्टी को? वहाँ पूरे प्रदेश में, और न केवल पूरे प्रदेश में, पूरे देश में आज दुनिया की सबसे बड़ी अगर राजनीतिक पार्टी कोई है तो वो भारतीय जनता पार्टी है। मरवाही का उपचुनाव आज ही चुनाव आयोग ने 3 नवंबर के लिए निर्धारित किया है, और मरवाही में भारतीय जनता पार्टी की स्थिति अच्छी है। भारतीय जनता पार्टी बहुत शीघ्र प्रत्याशी की घोषणा कर देगी, चुनाव के मैदान में आएगी, और इस बार मरवाही से भारतीय जनता पार्टी का विधायक होगा। देखने में आया है कि अगर भारतीय जनता पार्टी जो दावे कर रही है कि मरवाही में हम चुनाव जीतेंगे, लेकिन रिकॉर्ड आपका अच्छा नहीं है। इस बार जीत के लिए क्या मुद्दे लेके जाएंगे मरवाही में? क्या मुद्दे क्या रहेंगे? अगर आप रिकॉर्ड की बात करें तो 90 के विधानसभा में और 98 के विधानसभा में वहाँ से भारतीय जनता पार्टी का विधायक चुना गया है। और जहाँ तक चुनाव मुद्दों का सवाल है, मैं 2-3 बार मरवाही गया हूँ। वहाँ की जो जनता से चर्चा हुई, मेरे पार्टी कार्यकर्ताओं से जो चर्चा हुई, पूरी मरवाही की जनता के दिमाग में जो प्रधानमंत्री आवास है, जो प्रधानमंत्री जी ने एक लक्ष्य सीमा की कि 2021 तक पूरे देश में ये संपूर्ण करना, और जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी वो आवास का काम चल रहा था, लेकिन आज वो आवास का काम बंद कर दिया गया है, राशि नहीं दी जा रही है, और मरवाही की जनता में आक्रोश है। वैसे ही जैसे भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, पूरे प्रदेश में एपीएल के पास मुख्यमंत्री स्वास्थ्य का स्मार्ट कार्ड, और बीपीएल के पास राष्ट्रीय स्वास्थ्य योजना का स्मार्ट कार्ड था। ये दोनों योजनाओं को बंद कर दिया गया। अब राशन कार्ड से इलाज होगा। जब से ये योजना लगी है किसी का भी इलाज नहीं हो रहा है, तो स्वास्थ्य की जो सेवाएं थी उनसे छीन गई। भारतीय जनता पार्टी के समय में 1 लीटर मिट्टी तेल मिलता था, आधा मिलने लग गया। 24 घंटे बिजली मिलने लग गई थी। मरवाही की जनता बिजली से परेशान है। तो अगर मैं ये कहूँ कि इस 2 साल के अंदर ये कांग्रेस की सरकार में जो छत्तीसगढ़ का विकास पिछड़ते जा रहा है, वो एक प्रमुख मुद्दा होगा। और प्रधानमंत्री आवास, स्मार्ट कार्ड, ये सब भारतीय जनता पार्टी की उपलब्धि रही, और आज वो उपलब्धि नहीं है। तो मैं एक तरफ
भारतीय जनता पार्टी की सरकारों की उपलब्धि नहीं होने के कारण ही कांग्रेस के खिलाफ आक्रोश है। एक बात लगातार सामने आई है कि मरवाही चुनाव के परिप्रेक्ष्य में जब हम देखते हैं, दरअसल मरवाही चुनाव जोगी परिवार लड़ता रहा है सन 2000 अविभाजित मध्य प्रदेश के बाद से, यानी विभाजन के बाद से हमारा स्टेट जब से बना है, जोगी कांग्रेस परिवार हमेशा सत्ता पक्ष के साथ लड़ा है और सत्ता पक्ष को फ्रेम में हराया है। तो हम जानना चाहते हैं कि इस बार अमित जोगी क्यों कह रहे हैं कि सरकार ने उनके सामने हथियार डाल दिया है, सरकार हार चुकी है, तो इस बार आप लोग उनका साथ दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं? नहीं। भारतीय जनता पार्टी, अगर आप मरवाही का रिकॉर्ड देखेंगे, अजीत जोगी, ये बात सही है कि वहाँ से एमएलए रहे हैं, एक बार हमेशा डमी कैंडिडेट भी आप लोग उतारे हैं। नहीं, मैं इससे, ये आपकी धारणा हो सकती है। और अमित जोगी भी एक बार विधायक रहे, चूँकि अजीत जोगी उस क्षेत्र के हैं, मुख्यमंत्री रहे, उनका एक कद वगैरह रहा और कुछ उन्होंने क्षेत्र की जनता से आत्मीय लगाव भी बनाया, वही एक कारण रहा। लेकिन आज वही स्थिति नहीं है। अमित जोगी वहाँ से विधायक थे और दूसरी बार अजीत जोगी जी को स्वयं लड़ना पड़ा, ये बहुत सी बातों की तरफ इशारा करता है। तो जहाँ तक सवाल है, कांग्रेस के खिलाफ आक्रोश है। जोगी कांग्रेस का भी छत्तीसगढ़ में कोई अस्तित्व आज दिखाई नहीं देता और इसलिए वहाँ मरवाही की जनता पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी के साथ है। एक आवाज़ मरवाही से भी आ रही है कि दरअसल भारतीय जनता पार्टी ने, जहाँ के आप चुनाव प्रभारी हैं, एक रणनीति बना रखा है कि हम तो जीत नहीं रहे तो जोगी को पुशअप करते हैं। नहीं, ये तो बिल्कुल वही बात हो गई। 15 साल तक आप लोगों ने पुशअप किया है। नहीं, मैं ये नहीं समझ में पा रहा हूँ कि आपको कहाँ से आवाज़ आ गई। भारतीय जनता पार्टी पहले भी लड़ती रही है, आज भी लड़ेगी। भारतीय जनता पार्टी का न केवल छत्तीसगढ़ में, पूरा देश में एक मजबूत आधार है। हमको आज ज़रूरत नहीं है कि हम किसी को पुश करें। भारतीय जनता पार्टी वहाँ पूरी ताकत के साथ लड़ेगी और भारतीय जनता पार्टी का विधायक। आप लड़ किससे रहे हैं? नहीं, मुकाबला तो अभी तो देखिए प्रत्याशी घोषित हुए नहीं हैं और जोगी कांग्रेस लड़ेगी नहीं लड़ेगी, मैं ऐसा मानता हूँ कि कांग्रेस है, जोगी कांग्रेस है और भारतीय जनता पार्टी है। कांग्रेस का स्थान तीसरा है। ट्रायंगल, कांग्रेस का स्थान तीसरा है। कांग्रेस का स्थान तीसरा मानते हैं? मानते नहीं हो, रिकॉर्ड है वहाँ का। आप अभी बोले हैं कि भारतीय हम मुद्दे मरवाही में ये मुद्दे लेके जाएंगे, स्मार्ट कार्ड, प्रधानमंत्री आवास योजना, स्वास्थ्य योजना को लेकर। अब समझ में नहीं आता है 2 साल में राज्य सरकार ने कुछ काम किया है कि नहीं किया है, कि हर मोर्चे में फेल है? आप अपने नज़र से बताएंगे इसको। न केवल मरवाही में, पूरे प्रदेश में प्रधानमंत्री आवास बंद है, बिजली की समस्या है, स्वास्थ्य की कोई व्यवस्था नहीं है, किसानों का सम्मान निधि जो 6,000 रुपया मिलना था उसका डाटा नहीं है और डेवलपमेंट के काम आज सारे बंद हो गए। कहीं भी विकास दिखाई नहीं देता। तो ये सरकार पूरी तरह से हर मोर्चे पे विफल हो गई है, केवल एक ही मोर्चे में सफल है कि किसी तरह से 15 साल जो बाहर रहे और 15 साल जो बाहर रहना है, अपनी एक उचित व्यवस्था का निर्माण कर लें। उसी मोर्चे में वो लगे हुए हैं और उसी मोर्चे में वो सफल है। तो क्या ये मानते हैं सामंजस्य की कमी है उनके मंत्रिमंडल में, इसी कारण ऐसा कुछ हो रहा है कि लूट? सामंजस्य, 2 दिन पहले मैंने बयान पढ़ा इस प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री टी.एस. सिंहदेव का कि 14 दिन का लॉकडाउन होना चाहिए। मैं एक बात नहीं समझ पा रहा हूँ, प्रदेश का मंत्री डिसीजन, निर्णय लेने की एक कहना चाहिए संस्था है। मंत्री जो है अपने आप में एक संस्था है निर्णय लेने की, वो डिमांड कर रहे हैं। यानी डिसेंट्रलाइज नहीं है? नहीं, डिसेंट्रलाइज नहीं है, सामंजस्य नहीं है।
सामंजस्य नहीं है। अगर आप पेपर में पढ़ेंगे मंत्रियों के बयान तो उससे बहुत स्पष्ट दिखाई देता है कि मंत्रियों की इस प्रदेश में कोई स्थिति नहीं है, केवल वो अपने विचार रख रहे हैं। और मैं ऐसा मानता हूँ ये स्थिति प्रदेश के लिए ठीक नहीं है, क्योंकि मंत्री जो होता है वो निर्णय लेने की एक संस्था है, निर्णय लेने वाला व्यक्ति है, और वो आवेदन करे, ये प्रदेश के लिए ठीक नहीं। क्या ये 2.5 साल का कुछ आपको लगता है कि कुछ उन लोगों नहीं, को ये कांग्रेस की आंतरिक मामला है, मुझे इस पे कुछ कहना नहीं है, क्योंकि कांग्रेस ने क्या किया, कैसे किया। भारतीय जनता पार्टी सशक्त विपक्षी दल की भूमिका निभाएगा, और जिस प्रकार से कांग्रेस की सरकार चल रही है, आने वाले समय में फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। थोड़ी सी कोरोना प्रबंधन के बारे में बात कर लेते हैं। कोरोना इसमें सबको रुला के रख दिया है। केंद्र सरकार आपके यानी भारतीय जनता पार्टी राज्य सरकार पर आरोप लगाती है, राज्य सरकार केंद्र सरकार पर आरोप लगाती है। प्रबंधन दोनों एक दूसरे के प्रबंधन को दोष दे रहे हैं, दोषी है कौन? नहीं, देखिए, केंद्र सरकार का काम है कि दुनिया के जो अनुभव हैं उसके आधार पर प्रोटोकॉल तय करना, उसके लिए हिसाब से जो रिसर्च है वो राज्यों को उपलब्ध कराना। लेकिन जो सारे कार्य करने हैं, मैं एक उदाहरण देना चाहूँगा। कांग्रेस के सारे शीर्षस्थ नेता से लेके सारे कार्यकर्ता तक एक लॉकडाउन की बात करते हैं कि मोदी जी ने सख्त लॉकडाउन किया, उसके कारण देश की स्थिति बिगड़ी। उनका इस बयान का आधार क्या है? जहां तक मैं समझता हूं, 7 साल मैंने स्वास्थ्य विभाग में काम किया है, अगर वो सख्त लॉकडाउन नहीं होता, उस समय दुनिया में कोरोना नया आया था, उसका प्रॉपर प्रोटोकॉल नहीं बना था, और इसीलिए आप देखेंगे दुनिया में डेथ रेट शुरुआती दौर पे 10% तक था। लेकिन हमारे यहाँ इस सख्त लॉकडाउन के कारण एक तो 2 महीने में सारी राज्य सरकारों को एक व्यवस्था खड़े करने का समय मिल गया, और तीसरा दुनिया के अनुभव के आधार पर ये कोरोना के क्या क्या और दुष्प्रभाव हो सकते हैं शरीर के अंदर, वो सारे रिसर्च हमारे सामने आए। और वही कारण है कि आज भारतवर्ष में डेथ रेट दुनिया से सबसे कम है। तो ये जो निर्णय हुआ उसकी सराहना करना चाहिए कि देश को एक गंभीर संकट से इस देश की प्रधानमंत्री की दूरदर्शिता ने बचाया। वो करने के बजाय आलोचना कर रहे हैं। ऐसे समय में मैं ऐसा मानता हूँ कि किसी भी राजनीतिक दल को राजनीति नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस महामारी के समय में हमारी व्यवस्थाएं कैसी हों, हम एक दूसरे के काम कैसे आ सकें, उस दिशा में सोचना चाहिए। यदि आप राज्य सरकार की अगर मैं बात करूं तो राज्य सरकार ने शुरुआती दौर पर यह मान लिया कि छत्तीसगढ़ में कोरोना नहीं आएगा, और इसलिए सरकार ने व्यवस्था नहीं की, और वही परिणाम है कि छत्तीसगढ़ आज पूरी तरह से इस कोरोना महामारी में अपनी व्यवस्थाएं नहीं बनाने के कारण छत्तीसगढ़ की पूरी जनता डरी हुई है, और ये सरकार पूरी तरह से इस कोरोना को संभालने में विफल रही है। यानी आप ये मानते हैं कि राज्य सरकार का प्रबंधन ठीक नहीं है? नहीं, मैं क्या मानता हूँ, जनता मानती है। आप कोविड अस्पताल में जिनको कोविड हुआ है उनके पास जाइए, आप जो होम आइसोलेशन जो हुए हैं उनके पास जाइए, कोई डॉक्टर दवाई बताने के लिए तैयार नहीं, अस्पतालों में बिस्तर नहीं है, और कोरोना के अलावा जो गंभीर मरीज हैं बिना कोरोना टेस्ट हुए उनका इलाज नहीं हो रहा है, उनकी मृत्यु हो रही है। यही राज्य सरकार का आरोप है कि प्रधानमंत्री के सख्त लॉकडाउन और नहीं, इसमें कहाँ से आ गया? अदूरदर्शिता के चलते ही ये स्थिति आई है। ऐसा मैं जहाँ तक सवाल है, लॉकडाउन हुआ था 6 महीने पहले, 23 मार्च को, और आज चल रहा है सितंबर। तो उसका नहीं, अब कैसे भुगतान हो रहा है मेरे को बताइए। 6 महीने इनके पास समय था, किसने मना किया था नीति बनाने के लिए? क्या लॉकडाउन ने मना किया था? किसने मना किया था
कि एक अस्पतालों की व्यवस्था खड़ी करके होम आइसोलेशन की नीति बना के सारा अमला सरकार का समायोजित करके इसको कंट्रोल करने के लिए, इसका लॉकडाउन से क्या संबंध है? वो तो 23 मार्च को लगा था छत्तीसगढ़ में। तो आपकी कोरोना क्या आता है। रणनीति होती है? आप तो स्वास्थ्य मंत्री थे। नहीं, आज की इसके स्थिति में बारे में आप क्या सजेशन देंगे कि कैसा होना आज के चाहिए था? समय में सबसे पहले टेस्टिंग, और टेस्टिंग के लिए भी हमारी जो मितानिन है, हमारे जो शिक्षक हैं, हर मोहल्ला समिति बना के जिनको सर्दी खांसी है उनका पहले एंटीजन करें। उसमें अगर पॉजिटिव आता है तो सिम्टम के आधार से होम आइसोलेशन में करें। होम आइसोलेशन में दवाई कौन सी होगी, ये यदि उनको परेशानी है तो किससे कांटेक्ट करेंगे, और RT-PCR में नेगेटिव आता है और सिस्टम है तो RT-PCR कराएं। RT-PCR की रिपोर्ट जो 3 दिन में आ रही है उसकी संख्या कम होगी, वो 1 दिन में आएगा। उसके बाद उसको कौन से अस्पताल में जाना है, कौन सी दवाई लेना है, ये पूरा गाइड होना चाहिए। और स्वास्थ्य अमले के भरोसे ये सारी व्यवस्थाएं नहीं हो सकती, पूरे सरकार का अमला होना चाहिए। उसके बाद जो सीरियस है उनको कौन से अस्पताल में जाना है, ये पूरी तरह से सरकार को एक सुव्यवस्थित नीति बनाने की जरूरत थी। आप स्वास्थ्य नहीं मंत्री, बना भाई। आप स्वास्थ्य मंत्री रह चुके हैं, तो क्या ये अफोर्ड करने की क्षमता थी कि जो आप नीतियां बता रहे हैं, निश्चित तौर पे क्या वो आपके स्वास्थ्य प्रबंधन इतने के लिए? नहीं, स्वास्थ्य प्रबंधन नहीं, इसमें सारे अमले को लगाना चाहिए। और मैं जहाँ तक समझता हूँ कि सरकार अभी जो खर्चा कर रही है केवल प्रबंधन से खर्चा वही आएगा, इसमें खर्चे का कोई सवाल ही नहीं। आप प्रबंधन कैसे करते हो, आप व्यवस्था कैसे करते हो? केरल या अन्य राज्यों के अगर आप देखेंगे, अनुभव हमारे सामने है, उनने कैसी व्यवस्था की। लेकिन छत्तीसगढ़ ने कभी इस बात की कोशिश ही नहीं की कि जिन राज्यों ने भी अच्छा काम किया है उनकी नीति को एडॉप्ट करके कड़ाई के साथ पहली प्राथमिकता किसी भी सरकार की जान माल की सुरक्षा करना। इस महामारी के दौर में आप लोग कहाँ थे कोरोना काल में? नहीं, महामारी आप कहाँ हाथ बढ़ाए, कुछ सहयोग मैं किए? एक बात समझ नहीं पा रहा हूँ, इस कोरोना महामारी में जो भी करना है, अगर मान लो मोहल्ला समिति अगर बनती है, सुझाव के लिए बुलाते हैं, मैं ऐसा मानता हूँ कि कोई मना नहीं करेगा। लेकिन इस कोरोना महामारी में क्या आप अस्पताल जा सकते हो? क्या आप लोग गए हैं 1-2 बार? या कोई जिसको कोविड है उससे आप मिल सकते हो? इस महामारी के समय में जो भी प्रबंधन करना है, सबका सकारात्मक सुझाव लेते हुए एक व्यवस्था का निर्माण सरकार को करना। आपसे सरकार ने सुझाव मांगा नहीं इसलिए नहीं दिए, या आप एक वरिष्ठ मंत्री होने, वरिष्ठ पुराने मंत्री होने के नाते आपको आगे आना चाहिए? नहीं, कई बार सुझाव दिया, कई बार मैंने इंटरव्यू के माध्यम से कहा, कई बार मैंने मुख्यमंत्री से कभी बात समाचार पत्रों के माध्यम से कहा। ये तो सरकार का काम है कि इसके लिए सबसे बातचीत करना। समय समय पर जो सरकार की कमियां रही, हमने कोई राजनीतिक करने के लिए उन कमियों को नहीं उठाया है। उसके पीछे आशय यही है कि ये हमारे यहाँ कमियां हैं और इसको सुधारना चाहिए। लेकिन मैं ऐसा मानता हूँ कि सरकार, थोड़ी सी हम लोग विषय चेंज करते हैं। आपकी पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, कैडर बेस्ड पार्टी है, लेकिन देखने में आया है कि दूसरे दलों के लोगों ने आपकी पार्टी पर कब्जा कर लिया और वही चेहरे हैं कमोबेश। और यदि पुराने चेहरे भाजपा के हैं तो वही घिसे पीटे चेहरे हैं। कुछ परिवर्तन आ रहे हैं? ये आपकी धारणा हो सकती है। भारतीय जनता पार्टी अगर देश में आज़ादी के बाद सारे राजनीतिक पार्टियों का विश्लेषण अगर आप करेंगे तो भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से इस देश में भावी नेतृत्व भी कौन हो सकता है, एक नेतृत्व का विकास, नए नए लीडरशिप देना, नए नए लोगों को देश के सामने लाना, ये काम केवल भारतीय जनता पार्टी ने किया है। आप बताइए, आज़ादी के बाद से लेकर आज तक सारा नया नेतृत्व अगर किसी कैडर ने तैयार किया है तो वो भारतीय जनता पार्टी ने किया है। और निरंतर एक प्रक्रिया, कांग्रेसियों ने कब्जा कर लिया। कोई कब्जा उब्जा नहीं किया है। समय के साथ सबका सहयोग जो हमारी पार्टी में आते हैं, बड़ी पार्टी है और जिनका सकारात्मक उपयोग है
पार्टी करती है जिनका देश में उपयोग है, उसके लिए हमारी पार्टी निरंतर सबका उपयोग करती है। और निरंतर भारतीय जनता पार्टी की कोशिश रहती है कि राजनीतिक शून्यता भारतीय जनता पार्टी में न रहे। आप सारे आज़ादी के बाद आकलन कर लें, सारी पार्टी में नेतृत्व का संकट है, केवल भारतीय जनता पार्टी में। आपके दल में आपकी रणनीति की कोई सानी नहीं है, ऐसा लोग कहते हैं। और आपके विधानसभा क्षेत्र में भी एक कहावत है, पिछले 20 साल से अमर को सिर्फ अमर ही हरा सकता है। ये जुमला था या कहीं भूल हो गई, आखिर ये हो कैसे? मैं ऐसा मानता हूँ, मैं न कभी भी अपने आप को रणनीतिकार मानता, न मेरे मन में कभी ये आत्मविश्वास रहा। मैं भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता हूँ। मेरी पार्टी का जो मूल मंत्र है कि सामाजिक सेवा करते रहो और अपना कार्य निरंतर करते रहो। रिस्पांस वही, फिर चौथी बार में, 5वीं बार में आपको रिस्पांस क्यों नहीं मिला? वो मैंने किया। जहाँ तक सवाल है 5वीं बार का, 15-20 साल से मैं यहाँ का एमएलए रहा हूँ, 15 साल मैं मंत्री रहा हूँ, 15 साल से हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही है। प्रदेश के अगर नतीजे देखेंगे वो अपने आप में बताते हैं कि इस बार छत्तीसगढ़ की जनता के मन में ये भाव आ गया था कि बहुत हो गया, पर्याप्त समय हो गया, बिना कोई कारण के, जिसको एंटी इनकम्बेंसी कहते थे, वो आ गया था। परिवर्तन करना चाहिए, कोई विलास नहीं। इस बीच में हार की समीक्षा की है आपने? नहीं, निश्चित तौर पे जब भारतीय जनता पार्टी हमेशा एक सतत क्रियाशील पार्टी है और सतत विचार मंथन करने वाली पार्टी है, तो निश्चित तौर पे हम लोग ये सब चर्चाएं होती हैं। और उसका मुख्य कारण मैंने बताया कि एक स्वाभाविक रूप से एक परिवर्तन की जो सोच है, सबसे बड़ा कारण वही है। ये कृषि बिल का बहुत ज़्यादा विरोध हो रहा है, डिक्टेटरशिप टाइप लागू किया जा रहा है, जनता कुछ नहीं चाह रही है। फिर कौन जनता नहीं चाह रही है? देश की जनता, आप हरियाणा, पंजाब, कहाँ हर जगह रेल रोको आंदोलन, उसमें जनता कहाँ है? कहाँ है जनता? तो अकेला आदमी अगर 500 आदमी इकट्ठे हो गए, उसको आप क्या पूरे देश का मैंडेट मान लोगे? एक स्टेट नहीं है ना। देखिए, हमारे देश के संविधान 48 में बना, हमारे देश में अनेक अधिनियम बने, लेकिन आप समीक्षा करेंगे तो ये बदलते रहते हैं, क्योंकि कोई भी अधिनियम समय काल परिस्थिति काल के लिए बनाए जाते हैं और इसीलिए वो परिवर्तन होते भी रहते हैं। उस समय के जो हमारे कृषि बिल है, उस समय की हमारी जरूरत थी, लेकिन आज अगर हम देखें तो हमारे देश के लिए सबसे जरूरी है हमारे गांव का विकास, हमारे किसानों की समृद्धि। किसानों की समृद्धि के साथ ही हमारे देश की समृद्धि। तो किसानों की अगर समृद्धि लाना है तो उनकी फसल की उत्पादकता बढ़े, जो दुनिया में फसल चल रही है उनकी जानकारी दे के उनके लिए सुविधा बनाने की है, सुविधाएं देना। इसके साथ मान लो जैसे यहाँ पर धान है, यहाँ समर्थन मूल्य 2400 रुपया है, अगर मान लो 2500 में बिक रहा है, तो क्यों उसके लिए बाध्यता होनी चाहिए? क्यों उसके लिए मंडी आवश्यक होना चाहिए? क्यों उसके लिए अधिनियम होना चाहिए? आप समझाते क्यों नहीं है? निश्चित तौर पे समझा रहे हैं। बिल ला दिए, नहीं बिल लाए। आप अगर देखेंगे तो ये बिल 6 महीने पहले सारे राज्य सरकारों के पास ड्राफ्ट आया हुआ है, सारे राज्यों की सहमति है। अचानक जब ये अधिनियम आया, चूंकि कांग्रेस ने पूरे देश में अपना एक जनाधार खो दिया है और राष्ट्रीय पार्टी की जगह एक क्षेत्रीय पार्टी के रूप में कांग्रेस परिवर्तित हो रही है, तो इसीलिए नए नए जो मुद्दे हैं, कभी लॉकडाउन, कभी जीएसटी, कभी किसान बिल, और ये अभी भी समझ नहीं पा रहे हैं देश की जनता का टेम्परामेंट, किसानों का टेम्परामेंट, गांव का टेम्परामेंट। और आप देख रहे हैं कि जैसे जैसे ये विरोध करते हैं ऐसे मुद्दे का, वैसे वैसे कांग्रेस का ग्राफ और नीचे आते जा रहा है। देश इसलिए भी डर रहा है कि कौन देश डर रहा है? कौन देश डर रहा है? किसान नहीं, कहाँ डर रहा है? हम लोगों की भी किसानों से मुलाकात हुई है,
हम लोगों की भी चर्चा होती है, कौन डर रहा है? कहीं नोटबंदी का हश्र न हो जाइए। ये कुछ लोग अपने आप को देश समझते हैं कि अगर मेरी जो सोच है, मेरा टीवी में आ गया, मैंने स्टेटमेंट दे दिया। लोग हैं जो अपने आप को देश समझ रहे हैं? जैसे हर आदमी को देश ये चाहता है, देश ये चाहता है। देश कहाँ चाहता है? अगर चंद लोगों के विचार है, उसको पूरा देश और प्रदेश नहीं माना जा सकता। चिदम्बरम के बारे में तो नहीं बोल रहे हैं? नहीं, चिदम्बरम को देश है, चिदम्बरम को विरोध तो कर रहे हैं। नहीं, विरोध कर रहे हैं। राहुल गांधी चिदम्बरम तो इतने अच्छे किसान हैं कि उन्होंने ग्रिल में गोभी लगा के करोड़ों रुपया कमाया, और देश को वो फार्मूला उनको बताना चाहिए। आप लोग पूछे नहीं? कई बार पूछे हैं, बता नहीं रहे हैं। खाली इनकम टैक्स वाले को बताया है, इनकम टैक्स वाले सहमत नहीं है उससे। तो राहुल गांधी से पूछे होते? राहुल गांधी भी नहीं बता पा रहे हैं। आपकी उनको बताना चाहिए, क्योंकि ये जो देश की तरक्की कैसे हो, नए नए मॉडल बताते हैं। तो ये जो चिदम्बरम का मॉडल है, कांग्रेस को पूरे देश को बताना चाहिए कि गोभी उगा के कैसे करोड़ों रुपया कमाए, देश का किसान कैसे समृद्ध हो, ये फार्मूला उनको देना चाहिए। राहुल गांधी झूठ बोलते हैं या प्रधानमंत्री कहीं अंधेरे में रखते हैं? देखिए, अगर पूरे इस 7 साल में हम राजनीतिक विश्लेषण करें, प्रधानमंत्री जी का ग्राफ न केवल देश में, दुनिया में बढ़ रहा है। और जिसका ग्राफ दुनिया में बढ़ रहा है, ये तय है कि वो अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन मानवता के लिए काम कर रहे हैं। और राहुल गांधी जब से इनका विरोध कर रहे हैं, निरंतर पीछे जा रहे हैं। मुझे कहने की जरूरत नहीं है, जनता खुद ही आकलन कर रही है। चलिए, एक बड़ा ज्वलंत बिलासपुर के आप विधायक रहे हैं 20 साल, और आज भी आपको हमेशा लोग यहाँ प्यार करते हैं। लेकिन जो हमारे विधायक हैं, नगर विधायक हैं, बराबर अमर अग्रवाल पर सीवरेज को लेकर अटैक करते हैं, और वो यहाँ तक कह दिए हैं सीबीआई जांच होगी, और सीबीआई जांच के बाद दोषी पाए जाने वाले को जेल भी होगा। तो सीबीआई जांच यहाँ संभव है क्या, जबकि राज्य सरकार मैं कभी किसी के बारे में व्यक्तिगत टीका टिप्पणी नहीं कर सकता, और खासकर जिनको कानून का नहीं मालूम, जो अनाड़ी हैं, जो कहना चाहिए कि अकस्मात किसी को मिल जाता है। अच्छा, सीवरेज की पूरी जांच अगर उनके पास कहना चाहिए योग्यता हो, पूरी कराना चाहिए। बैंक गारंटी जो रिलीज हो गई, उसकी भी कराना चाहिए। और ये सरकार 40 करोड़ का एस्केलेशन एक्स्ट्रा सीवरेज ठेकेदार को देने के लिए जो फाइल चला रही है, उसकी भी कराना चाहिए, पूरी जांच कराना चाहिए निश्चित तौर पे। और भी शहर के कई मुद्दे हैं, कई जगह फर्जी सर्टिफिकेट बढ़ रहे हैं, शिक्षा के क्षेत्र में जाली सर्टिफिकेट घूम रहे हैं। सारे विषय की संपूर्ण जांच सबको कराना चाहिए। आप अपने कार्यकाल में ये बात उठी थी फर्जी सर्टिफिकेट के लिए, तो उसमें जांच क्यों नहीं करवाया? निश्चित तौर पे जांच चल रही है, अभी FIR हुई है, वो मामला कोर्ट में विचाराधीन है। तो उसको जीवित करने की उम्मीद है? जीवित करेंगे? कोर्ट में विचाराधीन। एक चीज़ और है कि आपके 20 साल के कार्यकाल में एक चीज़ सुनाई देती थी, जिसे आज भी शहर याद करता है कि यदि अमर है तो गुंडागर्दी नहीं है, यदि अमर है भूमाफिया नहीं है, यदि अमर है तो दादागिरी नहीं है। आज की परिप्रेक्ष्य में अमर विधायक नहीं है, कहाँ पाते हैं? यहाँ का लाइन ऑर्डर क्या है? मैं ऐसा मानता हूँ, ये आकलन अगर आप स्वयं जनता से मिलकर करेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। लेकिन आज भी, क्योंकि एक लंबे समय तक जनप्रतिनिधि रहने के कारण सबसे मिलना जुलना होता है, मैं ऐसा मानता हूँ कि पूरे छत्तीसगढ़ की जनता ये महसूस करती है कि उनकी जो परिवर्तन की चाह थी पूरी हो गई, उसके नतीजे सार्थक नहीं हैं, और ठगा सा महसूस छत्तीसगढ़ की जनता करती है। भूमाफियों को बोलबाला है शहर में या नगर में या जिले में, आप देखते हैं? आम गरीब आदमी, और न केवल गरीब आदमी, जिनकी पहुंच नहीं है, वो अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहा है कि कल उसकी ज़मीन उसकी होगी या नहीं होगी। अनेकों उदाहरण हैं, और समय समय पर मैंने
इन सारे विषयों को उठाया। ओवरब्रिज निर्माण में विधायक का आरोप, ओवरब्रिज निर्माण के समय कुछ भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं या भारतीय जनता पार्टी नेताओं की जमीन थी, इसीलिए ओवरब्रिज निर्माण में बहुत देरी हुई। तो वहाँ भी उन्होंने इशारा किया है। व्यक्तिगत आरोप का जवाब नहीं देता। सरकार उनकी है, वो अपने नियम के अनुसार काम करें। केवल समाचार पत्रों में बने रहने के लिए और एक अपरिपक्व व्यक्ति की जवाब देना मैं उचित नहीं समझता। आप अपरिपक्व मानते हैं? मेरी नज़र में अपरिपक्व व्यक्ति की बातों का मैं जवाब नहीं चलिए, देता। चूंकि वो विधायक से ही जुड़ा हुआ मामला है, सीवरेज पर आपको बार बार अटैक किया जाता है और सचमुच सीवरेज 10 साल आपके कार्यकाल में रहते हुए 10 साल लग गए। आखिर उसके फेल्योर होने के कारण क्या थे? और मैं यदि उसको पूरा प्रश्न सुन लीजिए, 3 बिंदुओं में यदि मैं बांट के देखूं, उसकी प्लानिंग क्या थी, सीवरेज की प्लानिंग क्या थी, निर्माण कंपनी की या जनता का उद्देश्य? एक बात समझ में नहीं आएगी, सीवरेज की प्लानिंग क्या होगी? सीवरेज की प्लानिंग सीधी सीधी है। इतनी सीधी हो गई। पहले तो जवाब सुन लीजिए, आप बीच में तो अगर बोलेंगे तो ऐसा जवाब देना बहुत मुश्किल है। प्लानिंग बहुत सीधी है कि जो हमारी सेप्टिक टैंक है वो रीस के पानी प्रदूषित करती है, और दुनिया में एक पर्यावरण के हिसाब से सीवरेज की ज़रूरत है। बिलासपुर में वो प्रोजेक्ट प्रारंभ हुआ, उसकी राशि केंद्र सरकार से मिली, राज्य सरकार से मिली, वो काम चालू हुआ। उसकी इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी निगम रही। अब उसकी देख रेख करना ये निगम के अधिकारियों का काम है। सरकार का काम है उसकी प्रॉपर मॉनिटरिंग करना, और मॉनिटरिंग किया भी। लेकिन देश में अगर सीवरेज के जितने भी प्रोजेक्ट चल रहे हैं, क्योंकि हमारे देश में ये प्रक्रिया अभी प्रारंभ हुई है, तो सभी जगह विलम्ब हुआ। लेकिन तकनीकी रूप से ये देखना इंजीनियरों का काम है, और मैं ऐसा मानता हूँ कि कहीं ना कहीं इसका जो देख रेख प्रॉपर वे में जो वर्क ऑफ स्कोप है वो पूरा होना चाहिए, उसका कहीं ना कहीं अभाव है। उसके कारण थोड़ी सी समय की बात नहीं करता मैं, उसके प्रभाव हैं। आप लंबे समय तक नगरीय निकाय मंत्री रहे, तो आप कैसे कर सकते हैं कि उसमें मॉनिटरिंग प्रॉपर नहीं हुई? नहीं तो आप क्या सोचते हो कि कोई मंत्री जाएगा, कोई इंजीनियर का काम है कि वो पाइप देखेगा, कि डेप्थ नापेगा? आप क्या ये अपेक्षा करते हो? अमर अग्रवाल बहुत बड़ा नाम है। नहीं, नाम है तो आप क्या सोचते हो कि मैं एक कोई, आप कैसी बात कर रहे हैं? कोई भी प्रदेश का मंत्री एक पूरा सिस्टम चलता है, सिस्टम की देख रेख करता है। आप क्या कल्पना करते हो कि ड्राइंग डिजाइनिंग मैं बनाऊंगा या जो वहाँ पर देख रेख होगी मैं करूँगा? मेरी समझ में नहीं आता कि एक काम जिनकी गलती है निश्चित तौर पे उन पर कार्रवाई होनी चाहिए, जो देख रेख करना था वो होना चाहिए। और जहाँ तक सीवरेज का भी बोलता रहा हूँ और आज भी बोल रहा हूँ कि इस शहर के लिए सीवरेज जरूरी है। ये परियोजना पूरी होगी भी कि नहीं होगी? निश्चित तौर पे अगर सरकार की मंशा होगी तो क्यों नहीं पूरी होगी। सवाल कुछ 15 साल का आपका मंत्रित्व, 15-16 साल तक मंत्री रहे, 20 साल तक विधायक रहे, कई लड़के जवान हो गए जब आप विधायक बने 35 साल के थे, और जब पहली बार आप यहाँ से विधायक नहीं रहे तब लड़के शादी हो गए, बच्चे भी हो गए। उसमें से एक परियोजना इन्होंने देखते देखते 12 साल का क्रॉस किया है। हम ये जानना चाहते हैं कि आपके कार्यकाल का आपका सबसे पसंदीदा कार्य क्या रहा? नहीं, देखिए, मैं ऐसा मानता हूँ कि किसी भी सरकार की या जनप्रतिनिधि की पहली प्राथमिकता होनी चाहिए जान माल की सुरक्षा करना। वो सारे विषय मेरी प्राथमिकता में रहे। दूसरी प्राथमिकता मेरी रही कि इस शहर के बाद 50 साल के बाद ये शहर का स्वरूप कैसे होगा आबादी के हिसाब से। 50 साल की ज़रूरतों के लिए ये शहर को तैयार कर, हम एक एक एंगल से एक जगह कुछ बना दें, एक जगह कुछ बना दें। मैं ऐसा मानता हूँ कि अव्यवस्थित शहर होगा। एक 50 साल का शहर जिसका समन्वित विकास, तो मैंने कभी भी प्राथमिकता कोई प्रोजेक्ट को नहीं दी, एक समन्वित विकास को प्राथमिकता दी। और उस समन्वित
सोच का ही नतीजा है। आज जैसे उदाहरण दूंगा, 250 करोड़ का सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल कोनी में कब आया? आप उस समय जरूरत थी क्या? नहीं थी। उसकी जमीन कैसे मिली आप पता करिए। नहीं, मैं कवर जब किया जरूरत उसको। ही नहीं, उसकी जरूरत नहीं थी। नहीं थी। फ्लाईओवर तिफरा में 5 साल पहले मैंने कल्पना की ट्रैफिक के आधार पे। अमृत मिशन, इस शहर का वाटर लेवल नीचे जा रहा है, जरूरत नहीं थी आज अमृत मिशन की, समय के लेकिन पहले, समय से पहले शहर का वाटर लेवल नीचे न जाए। स्टेट ट्रेनिंग सेंटर के स्पोर्ट्स में आगे आए। जरूरत नहीं थी। यहाँ के छात्र ई लाइब्रेरी के रूप में बने। ई लाइब्रेरी सरकंडा में है। मनोरंजन के लिए सारे उद्यान। तो इसी प्रकार से औद्योगिकरण के लिए अगल बगल में जमीनों का चिन्हांकन, तो एक समन्वित विकास सारे क्षेत्रों का, और उसके लिए काम करना। और वो सारे काम मैंने किए। कोई अधूरे हैं, कोई पूरा होना है, कोई लाइन पे आ जाएगा। लेकिन आज दुर्भाग्य है, किसी की किस्मत पे महल बनाना लिखा होता है और किसी की किस्मत में सफाई करने के लिए रोना होता है कि मैं सफाई कैसे कराऊं, पूर्व ने इतना बड़ा महल बना दिया। आज वही हो रहा है। एक चीज बात है, ये शहर हमेशा एक तो याद करता है कि इस शहर के विश्वकर्मा है और कुछ सिस्टमेटिक बातें हुई हैं। उसमें एक चीज कहीं चूक हुई है, एयरपोर्ट को लेकर। आप कोई एयरपोर्ट की चूक नहीं हुई है। आप बहुत मैं बड़े 2004 में, आपको याद हो, एयर डेकन चलती थी। हाँ, उसके डायरेक्टर थे कैप्टन गोपीनाथ। मैं 2004 में उनके पास गया था। एयरपोर्ट की सीधा मामला है कि जब तक वायबिलिटी नहीं होगी कोई कंपनी यहाँ पर आएगी। आज भी एयरपोर्ट की या प्लेन की जो चर्चा ये 4 साल में हुई है, क्यों? सबसे पहले इस देश के प्रधानमंत्री जी ने कहा, आम आदमी को मैंने प्लेन तक पहुंचाना, और रीजनल कनेक्टिविटी की जो पॉलिसी बनाई कि सरकार उसमें सब्सिडी देगी। पहले कांग्रेस की सरकार थी। ये रीजनल कनेक्टिविटी की जो पॉलिसी बनी, उसके कारण बिलासपुर, छत्तीसगढ़ का अंबिकापुर, जगदलपुर, कोरबा, रायगढ़ और बिलासपुर, हमारी सरकार के समय में ही सारे एयरपोर्टों की बाउंड्री वाल और ये सब हमने करवाया। और उसके बाद केंद्र की सरकार ने ही सब जगह टेंडर किए। तो कोई भी प्रोजेक्ट अगर हम कल्पना करें कि आज बिलासपुर में मेट्रो आ जाए, नहीं आ सकती। 15 साल बाद बिलासपुर की जरूरत होगी, आएगी। तो फिर 4C के लिए क्यों नहीं प्रयास किया? किसका? 4C लाइसेंस के लिए, जिसके लिए मैं एक बात नहीं समझ पा रहा हूँ। ये जितना भी मूवमेंट चल रहा है, केवल हम कुछ कर रहे हैं, दिखाई दे रहे हैं। अगर इसकी गहराई से अध्ययन करोगे, रीजनल कनेक्टिविटी के कारण संभव हुआ बिलासपुर से प्लेन चलना। भारतीय जनता पार्टी के समय में उसका निर्माण हुआ। एक स्वाभाविक प्रक्रिया में जो समय लगता है वो लग रहा है। लेकिन मैं धन्यवाद दूंगा बिलासपुर की जनता का, जिन लोगों ने आंदोलन चलाया उसके कारण ये गति और तेज बढ़ रही है। अच्छी बात है, जनता का शहर है, जनता को साथ होना चाहिए। शहरवासियों का एक सवाल है आपसे कि आपकी सरकार का केंद्र सरकार सहयोग नहीं कर रही है। जीएसटी रेट उसका दे नहीं रहे हैं, पैसे समय पर आ नहीं रहा है, और हम कोरोना की मार से परेशान हैं। केंद्र सरकार राशि रोकती रख रही है, आप सहयोग क्यों नहीं करते हैं? मेरे को एक बात समझ में नहीं आता, आप सब लोग जिम्मेदार इस देश के नागरिक भी हैं और जर्नलिस्ट भी हैं। प्रदेश की सरकार क्या कह रही है, आप उसमें क्यों जा रहे हो? इस देश का संविधान क्या कह रहा है, इस देश का नियम क्या कह रहा है, उस पर क्यों नहीं जाते? मैं आपको एक बात बता देता हूँ। मैं भी वित्त मंत्री रहा हूँ, 15 साल मंत्री के रूप में काम किया है।
और केंद्र में कांग्रेस की गवर्नमेंट रहते हुए ज़्यादा समय हमने कार्य किया है। इस देश के संविधान के तहत जो राज्य सरकारों को पैसा मिलना चाहिए उसको कोई नहीं रोक सकता। झूठ बोल रहा है? बिल्कुल निश्चित तौर पे जो फाइनेंस कमीशन का 42% है, क्या वो नहीं आ रहा है? जो सेंट्रल स्पॉन्सर्ड की स्कीम है जो सारे प्रदेशों को मिल रहा है, क्या नहीं मिल रहा है? केवल और कोई भी सरकार कोई स्पेशल पैकेज कोई योजना में कम ज़्यादा हो सकता है, केवल नियम के अनुसार से जो पिछड़े हुए डिस्ट्रिक्ट कालाहांडी या कभी हिमाचल उत्तराखंड को मिला कुछ छूटे, नहीं तो समानता के आधार पर सारे राज्यों के जो संविधान के तहत नियम के तहत जो पैसा होता है वो मिलता है। क्या हमारी भी 10 साल सरकार रही, मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री रहे, हमने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार हमको पैसा नहीं दे रही है? क्योंकि ये हो ही नहीं सकता। और जहाँ तक जीएसटी का सवाल है, जीएसटी के क्योंकि अब तो 18 मीटिंग लगभग मैंने 20 मीटिंग अटेंड की है और शुरुआती दौर पे मैं जीएसटी में रहा हूँ। सारे राज्य सरकारों की ये सहमति रही है कि जीएसटी की जो क्षतिपूर्ति है वो शेष से होगी और अगर शेष फेल होता है तो लोन के रूप में वो क्षतिपूर्ति होगी, बाद में उसकी पूर्ति समय समय पर की जाएगी। तो वही भारत सरकार ने किया। ये झूठ बोलने का कारण ये कंसोलिडेटेड फंड से मांग रहे हैं और अभी इसीलिए जो सॉलिड सीटर है उनने कहा कि भारत सरकार के कंसोलिडेटेड फंड से ये कंपनसेशन नहीं दिया जा सकता क्योंकि जीएसटी में मैं उसका मेंबर रहा हूँ। तो राज्य सरकारें लोन लें और बाद में जैसी आर्थिक स्थिति अच्छी हो तो शेष का और दायरा बढ़ा के सारा पैसा वो वापस लें। साथियों, आप अभी सुन रहे थे पूर्व मंत्री के 15 साल तक मंत्री रहे भारतीय जनता पार्टी सरकार में अमर अग्रवाल को बड़ी साफ गोई से उन्होंने बात रखी है। कुछ आपके सवालों को भी मैंने यहाँ पर उठाया है और उसका जवाब संभवतः आपको हासिल हो भी गया है। उनका सीधा सीधा कहना है कि दरअसल ये फुटबॉल खेलना बंद करे सरकार, अपनी असफलता को छिपाने के लिए दूसरे पर दोषारोपण बंद करे सरकार, क्योंकि केंद्र सरकार लगातार राज्य सरकार की मदद कर रही है। किसान बिल को लेकर कहीं कोई विरोध नहीं है, बस ये राजनीति की जा रही है। सच्चाई तो ये है कि राज्य सरकार कोरोना काल में पूरी तरह से फेल हो चुकी है।